अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी के एक और न्यू चैप्टर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस चैप्टर का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर बुक में मौजूद है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो इंसान है, कुदरत ने उसको इंटेलिजेंट बनाया है, उसे इंटेलिजेंस से नवाजा है। यानी कि एक इंसान जो है वो समझदार होता है और समझदारी के चलते हुए वो कुछ चीज़ें भी हासिल कर लेता है। वो कुछ चीज़ें जो है सीक्वेंस से यानी तरतीब से बनाता है। तरतीब की बनाने की वजह ये होती है कि वो उन चीज़ों को आसानी से समझ सके। इसी तरह से बयान किया जा रहा है कि जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जानदारों की तमाम जो किस्में हैं, तमाम जो डाइवर्सिटी है जानदारों की जो इस ज़मीन पर मौजूद है, उन्हें ग्रुप्स में रख दिया है। हमने जानदारों की ग्रुप्स बनाए हुए, उन ग्रुप्स के अंदर जानदारों को रख लिया है और इस तरह से हम तमाम जानदारों के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें आसानी के साथ में पढ़ सकते हैं। तो जानदारों को ग्रुप्स में रखना ताकि उनकी स्टडी अच्छी की जाए, इसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं? क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर। जिन जानदार के अंदर एक जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उन्हें साथ में रखा जाएगा और जिनमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होंगे उन्हें अलग किया जाएगा। तो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जानवर मौजूद होते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, तो उन तमाम जानदारों को इस एक सिमिलरिटी की वजह से साथ में रखा जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ जानदारों को साथ में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कहलवाता है। आगे यही लिखा हुआ है कि इस तरह से जानदारों की स्टडी भी की जा सकती है और जानदारों को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई नया जानदार मिल जाता है तो हम उसे किस ग्रुप में रखेंगे, हम सिमिलरिटीज़ को देखेंगे कि उसकी सिमिलरिटीज़ किसके साथ ज़्यादा मैच कर रही हैं, फिर हम उस ग्रुप में इसको रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी का, कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी में दो लफ्ज़ मौजूद हैं, जिससे कि एक मौजूद है बायो और दूसरा मौजूद है डाइवर्सिटी। बायो का तो मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्में। तो हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी जो है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, ये वेरिएशन है कि कितनी वेरिएशन पाई जाती है जानदारों के अंदर जो इस ज़मीन पर रहते हैं। डिग्री ऑफ वेरिएशन कि कितना चेंज पाया जाता है उन जानदारों में जो ज़मीन पर रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जानदारों की मुख्तलिफ किस्में, जानदारों में चेंज मौजूद होना। तो इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास जानदार आ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ये भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। प्रोटोजोन्स हो गए, ये प्रोटोजोन्स जो हैं ये कहा जाता है एनिमल्स को। आमतौर पर एनिमल जितने भी हमारे पास मौजूद हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन जो एक सेल वाले जानदार हैं जो एनिमल के जैसे दिखते हैं उन्हें प्रोटोजोन्स कहा जाता है। तो प्रोटोजोन भी इसके अंदर आ जाते हैं। अलजी भी आ जाती है। अलजी प्लांट के जैसी होती है। जिस तरह से हमने प्रोटोजोन का जिक्र किया कि वो एनिमल के जैसे होते हैं, इसी तरह से अलजी जो है वो भी प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन उसमें रूट स्टेम लीव्स वगैरह नहीं होते। तो अलजी जो है प्लांट के जैसा एक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से फंजाई हो गया, ये भी एक अलग किस्म का ऑर्गेनिज्म है जिसमें कुछ प्लांट्स के कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं। इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स ये सारे हमारे पास आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ये सारे जानदार इस दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें धागे मिल जाते हैं, धागे कॉटन में से हासिल हो सकता है। ऑयल जो है मुख्तलिफ प्लांट में से हासिल होता है। प्लांट्स को ही पहले इस्तेमाल किया जाता था डाइज यानी कि कलर के तौर पर। रबर जो है वो भी प्लांट में से ही हासिल होता है। उसके अलावा वाटर जो है वो भी प्लांट्स में से हासिल होता है। वाटर किस तरह से? प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट में से ट्रांसपायरेशन होती है, यानी प्लांट में से पानी निकल जाता है भाप बन करके, वेपर्स बन करके। वो वेपर्स जो है आसमान में जाते बादल बनते हैं। इस तरह से फिर हमारे पास बारिश होती है। तो जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी, उतना ज़्यादा ही पानी हासिल होगा। उनमें से टिम्बर भी हमें हासिल होता है। उसके अलावा पेपर जो है वो भी हासिल होता है। उसके अलावा फूड भी हासिल होता है। फूड के लिए प्लांट्स एनिमल्स दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़े लिखा हुआ है कि ये स्टेबल करता है, ये बेहतर बनाता है इकोसिस्टम को। किस तरह से? रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स को। जब हम मर जाते हैं हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को बैक्टीरिया जो है वो रिसाइकल करके ज़मीन को वापसी दे देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो माहौल है वो बेहतर बना रहता है। उसके अलावा पॉल्यूशन को भी ख़त्म करते हैं फॉरेस्ट के ज़रिए से। फॉरेस्ट मौजूद होंगे, वो ऑक्सीजन को
हमारे पास दे रहे होंगे माहौल को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होंगे, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी इन्वायरमेंट में होगी वो कम होती जाएगी। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स भी हासिल हुई, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन भी हासिल हुई। आज से अगर हम पहले के दौर में देखें तो उस दौर में मेडिसिन बनाई जाती थी जो कि प्लांट्स में से हासिल होती थी। तो जो प्लांट्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें दरअसल केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स जो है मेडिसिन के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि एक प्लांट होता है जिसका नाम है सिनकोना प्लांट। उस प्लांट में से हासिल हुआ था मलेरिया का मेडिसिन। तो मलेरिया के खिलाफ मेडिसिन जो है वो भी प्लांट से हासिल हुआ। तो इस तरह से मुख्तलिफ मेडिसिन जो है वो प्लांट्स में से हासिल की जाती है। अभी लिखा हुआ है कि आज के दौर में भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में से ही मेडिसिन हासिल की जा रही है, केमिकल्स हासिल की जा रहे हैं, जो कि 80% पॉपुलेशन जो है इस्तेमाल कर रही है। मज़ीद इसके बारे में लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से ज़्यादा प्लांट्स की वजह से, ज़्यादा एनिमल्स की वजह से जो नेचर होती है वो खूबसूरत बनती है। ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, ज़्यादा एनिमल्स एक जगह पर मौजूद होंगी, तो इस तरह से हमारे पास टूरिज़्म जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। लोग जो है वो खूबसूरत मैदानों में घूमने जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो जो है ग्रीन एरियाज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पर प्लांट ज़्यादा हों, और इसी तरह से एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो उनको देखने के लिए भी लोग आएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा। तो इस तरह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जनरेट होती है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है मैशत स्ट्रॉन्ग होती है टूरिज़्म के ज़रिए से। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के। अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो है तस्वीरें दिखाई गई हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। मिसाल के तौर पर ये प्लांट्स मौजूद हैं। यहाँ पर प्लांट्स की दो किस्मों का जिक्र किया जा रहा है। एक फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, और दूसरे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ना फ्लावर होता है और ना ही फ्रूट होता है, जिन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। उसके अलावा कुछ बहुत ही छोटे से प्लांट्स होते हैं जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी जिनमें जाइलम और फिलम नहीं होता। क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो उनको जाइलम फिलम की ज़रूरत भी नहीं पेश आती। इनमें कुछ नाम आ गए: हॉर्नवॉर्ट्स, लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस। इनकी सारे की किस्म को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। तो ये बहुत ही छोटे, कुछ सेंटीमीटर के और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। बाकी जो हमारे पास आमतौर पर प्लांट्स नज़र आते हैं सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, और उनके अंदर जाइलम फिलम मौजूद होता है। जैसे हमने पहले एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स का जिक्र किया, तो उनके अंदर भी जाइलम और फिलम मौजूद होता है। यहाँ कुछ और एनिमल्स का भी जिक्र है, जैसे पोलर बियर हो गया, बर्फानी रीछ हो गया। उसके अलावा डिजर्ट में मौजूद एक माउस के हवाले से जिक्र है, डिजर्ट हॉपिंग माउस। उसके अलावा ब्लू बर्ड का भी जिक्र है और ब्लैक कोबरा का भी जिक्र है। तो ये मुख्तलिफ किस्मों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। फिर एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप मज़ीद किस्मों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यकीनन हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स मौजूद होते हैं। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम घरों में पालते हैं, और कुछ फॉरेस्ट में मौजूद एनिमल्स होते हैं। तो हमारे पास कई सारे एनिमल्स हैं, कई सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बायोडाइवर्सिटी के हवाले से मालूम पड़ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।